नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी जिसका शीर्षक है अजीब दास्तान है ये। जिंदगी भी एक अजीब दास्तान ही है। जिधर नजर उठाओ सब दुखी ही नजर आते हैं। किसी ने शादी की तो अपने जीवन साथी से दुखी, किसी के पास लड़कियां ही लड़कियां हैं तो किसी के पास पुत्र ही पुत्र, किसी के पास दोनों हैं तो भी बुढ़ापे में अकेलेपन का दंश झेल रहे हैं। कोई निसंतान का अभिशाप झेल रहा है, किसी को कोई जानलेवा बीमारी है। कहने का मतलब है कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, यानी कि इस संसार में सब दुखी। हाँ, आप मेरी जिंदगी के बारे में सुनेंगे तो जरूर कहेंगे कि मुझे ऐसा कोई खास दुख नहीं है। अब जीवन है तो उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा। जैसे 2 साल पूर्व मेरे पति का जाना, पर वह भी ऐसा अनायास हुआ कि उस दुख की भी गंभीरता का मैं अनुभव न कर सकी। माँ बाप की छोटी संतान और 2 भाइयों की इकलौती बहन, बहुत लाड प्यार पाया। शादी भी हुई तो 5 भाइयों के परिवार में बड़े भाई से, वहां भी चारों देवर, सास ससुर की लाडली, पति की अच्छी सी नौकरी। 2 वर्ष बाद घर में बेटा भी आ गया और 3 साल बाद ही कोख पवित्र करने के लिए बेटी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी सास को बेटी ना होने का बहुत दुख था। वह अक्सर कहती, बेटी बिना कोख पवित्र नहीं होती। सो वह भी हो गई। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, अच्छी नौकरियां करने लगे, शादियां हो गईं, दोनों के एक एक बेटा और एक बेटी भी हो गई। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में सब कुछ लिख दिया। हाँ, जीवन में 2 वर्ष पूर्व जब पति का निधन हुआ तो जरूर जिंदगी में एक स्पीड ब्रेकर जैसा लगा। उस समय घर में बच्चे आए हुए थे। बड़े हंसी खुशी के साथ चाय चुस्कियों के बीच मेरे पति ने अंतिम सांस ली। बच्चों ने मुझे हाथों हाथ ले लिया और कहा कि मुझे अब वे लोग घर पर अकेले नहीं रहने देंगे। बेटे ने अपनी जिम्मेदारी समझी और मुझे अपने साथ लेते गया। और फिर शुरू हुई अजीब कश्मकश की जिंदगी। ना, आप गलत मत समझिए, मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था, पर एक भावनात्मक टूटन जो होती है वह हो रही थी। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। मेरे पति का हर कुछ बहुत नियमित दिनचर्या में होता था। मुझे उसकी आदत पड़ी थी। अब लंच का समय 1:30 से 2 बजे दोपहर और डिनर रात्रि के 9 बजे। पर बेटे के यहाँ इसमें परिवर्तन हो गया, क्योंकि बेटे बहू सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस चले जाते थे। फिर बच्चे आते थे दोपहर के 3 बजे। तो मेट को यह अधिक सुविधाजनक लगता कि वह लंच 3 बजे बनाए। एक आध बार मैंने उससे कहा तो भी वह टाल मटोल कर गई। फिर मैंने ही अपनी आदत में परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार डिनर भी रात को 10-11 बजे होने लगा, क्योंकि बेटे बहू 7-8 बजे रात तक घर आते। फिर थोड़ा सा फ्रेश होते, शावर वगैरह लेते और फिर डिनर किया जाता। बेटे बहू की इच्छा होती कि 24 घंटे में यही समय रहता जब पूरा परिवार साथ बैठ सकता था। शुरू में तो मुझे थोड़ी सी जीवन भर की आदत बदलने में परेशानी हुई, फिर आदत पड़ गई। समस्या तब आई जब बेटी कुछ दिनों के लिए आई। उसने मेरा समय परिवर्तन देखा तो हंगामा कर दिया। पहले तो मेड को बहुत डांट पड़ी, और आजकल तो जानते ही हैं, मेड ने गलती की नहीं, मानो उल्टे काम छोड़कर चली गई। बात बेटे बहू तक पहुंची। मानी बात थी और बात बढ़नी थी। उन लोगों को यह बुरा लगा कि अगर मम्मी को कोई परेशानी थी तो हमसे डायरेक्ट कहनी थी। निहारिका ने बैठकर प्रपंच करने की क्या जरूरत थी। मैं क्या बोलती सिवाय चुप रहने के। एक बार निहारिका से कहने की कोशिश की थी, क्या मैंने तुमसे कोई शिकायत की? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो निहारिका ने रोना शुरू कर दिया। कहने की क्या बात है, क्या मुझे दिखता नहीं है? मैं भी तुम्हारी संतान हूँ। तुम्हें तकलीफ में देखकर कष्ट होता है, पर तुम्हें तो बेटा प्यारा है, उससे मिली तकलीफें भी प्यारी हैं। मैं चुप हो गई। समझ गई थी कि बिना कुछ किए ही दोनों बच्चों की निगाहों में अपराधी हो गई थी। निहारिका तो कुछ दिन बाद चली गई, पर हमारे और निहार यानी बेटे के बीच एक भावनात्मक अभेद दीवार खिंच गई। देखने में तो सब कुछ सामान्य लगता, बीच बीच में निहार के चुपते वाक्यांश सुनने को मिल जाते। माँ कोई तकलीफ हो तो बता दो, निहारिका के द्वारा पता चलेगा तो बड़ा बुरा लगता है। मैं आश्वासन देने का प्रयत्न करती थी कि वास्तव में मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर जो घटनाक्रम घटित हो चुके थे उसमें अपना यह बयान मुझे स्वयं झूठा लगता। निहार ने कुछ बाहर की कंपनियों का इंटरव्यू दिया था। उसी में से एक में उसका सिलेक्शन हो गया और उसे अमेरिका जाना था। जब तक वहां जाकर सेटल नहीं हो जाता और मेरा वीजा नहीं बन जाता, तब तक मुझे निहारिका के पास रहना था। निहारिका यह सोचकर कि मैं उसके पास आ रही हूँ खुशी से फूली नहीं समाती थी। रोज फोन पर मुझे बताती कि उसने मेरे जाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर ली हैं। अंत में वह दिन आ ही गया जब मुझे मुंबई निहारिका के पास छोड़कर निहार को अमेरिका जाना था। एयरपोर्ट पर निहारिका से बोला, जा रहा हूँ, अब माँ को अच्छे से रखना। वैसे भी बेटियां माता पिता का ज्यादा ध्यान रखती हैं। ऑफ कोर्स, निहारिका ने कहा। मैंने प्रतिवाद करना चाहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए बेटा बेटी एक समान है। मुंह देखी बात मत करो माँ,
फिर मेरा चेहरा उतरा देखकर हंसकर बोला, हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, अब वहां जाकर तुम्हारे वीजा वगैरह का इंतजाम करता हूँ। मम्मी नहीं आएंगी अमेरिका, मेरे पास रहेंगी, निहारिका ने कहा। है ना मम्मा? मैं चुप थी। क्या बोलती? जिसकी तरफ से बोलती तो दूसरे को बुरा लगता। आज निहार को गए 6 महीने हो गए हैं। मैंने अपने को मुंबई की दिनचर्या में ढाल लिया है। बस शाम को 1-2 घंटे नीचे पार्क में चली जाती हूँ, वहीं थोड़ा टहलती हूँ, फिर बेंच में आकर बैठ जाती हूँ। 4-6 आसपास की हम उम्र महिलाएं भी पास में आकर बैठ जाती हैं। धीरे धीरे उनसे दोस्ती हो गई है। अधिकतर यहाँ अपने बेटे बहू के पास रहती हैं और बैठकर आपसी बातें केवल बहुओं की बुराइयों की होती, तो मैं उस संभाषण में भाग न लेती, चुप रहती। सब कहती, मिसेज अग्रवाल, जब आप बेटी के पास रहती हैं तो हम लोगों की बात समझ ना पाएंगी। बेटी और बहू में बड़ा अंतर होता है। मैं विरोध करना चाहती, बहू के साथ भी रही हूं, तो उत्तर आता, आप बड़ी तकदीर वाली हैं, तभी अच्छी बहू मिल गई। मोबाइल में घड़ी देखती हूँ, 7 बज गए थे। बच्चे कोचिंग से आ गए होंगे, निहारिका भी आने वाली होगी, मुझे घर चलना चाहिए। मैं चलना चाहती हूँ तो मिसेस सिन्हा रोक लेती हैं। कहती हैं, अभी 10-15 मिनट बाद चली जाइएगा, मैं तो थोड़ी देर ही करके पहुंचती हूँ। पहले पहुंच जाओ तो फिर बहू के आने पर चाय वगैरह पूछना पड़ जाता है, बहुत कोफ्त होती है। अपनी पारी में तो हम लोग सास ससुर का ध्यान रखते थे, अब ध्यान रखें ना सही, पर अपनी सेवा तो ना करवाएं। इसलिए थोड़ा समय बिताकर जाती हूँ, तो बहू का फूला मुंह मिलता है। पर मैं परवाह नहीं करती हूँ। पर आपको क्या, आपको तो ये समस्या होती नहीं होगी, आपकी तो बेटी है। मैं मिसेस सिन्हा को कोई जवाब नहीं देती हूँ, पर थोड़ी देर उनके साथ और बैठ जाती हूँ। घर पहुंचती हूँ तो बाहर ही निहारिका की आवाज सुनाई देती है, ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक कोचिंग से आकर कपड़े भी नहीं बदले? और मम्मी कहाँ है? अभी नीचे से नहीं आई? ये भी नहीं सोचा कि बेटी थक कर आई होगी तो उसका हालचाल पूछ ले, बच्चों पर ध्यान दे दे। दामाद ने हस्तक्षेप किया, क्या मम्मी जी लगा रखा है? अभी 6 महीने पहले वह नहीं थी तो क्या सारे काम नहीं होते थे? और बच्चे इतने छोटे भी नहीं है कि वह अपना काम खुद ना कर सके। वह तो है, पर जब इंसान घर में रहता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां अपने आप बन जाती हैं, खासकर बुजुर्गों की। दामाद ने फिर टोका, चुप रहो, मम्मी जी आने वाली होंगी, सुन लेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। निहारिका बोली, सुन ले तो सुन ले, मेरी माँ है, उनके पीठ पीछे बहुओं की तरह बुराई तो नहीं कर रही हूँ। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू छलछला आए। बगल की फ्लैट वाली मिसेस चंद्रा ने देख लिया और अपने फ्लैट के अंदर जाते जाते रुक गई। बोली, क्या हुआ, आप रो रही हैं? मैंने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, नहीं, कुछ आंख में चला गया है। तो वे बोली, आप तो अपनी बेटी के पास हैं। मैंने कहा, जी। और फिर वे आश्वस्त हो गईं कि मैं रो नहीं रही हूँ। तब तक उनके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। अजीब दास्तां है ये। और वह फोन उठाकर हेलो हेलो कहती अपने फ्लैट में चली गई। और उसके बाद मैंने भी अपने आंसुओं को बह जाने दिया और फिर मुंह पोंछकर बेल बजा दी। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी, अजीब दास्तान है ये। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं नेहा पांडे मिलूंगी आपसे फिर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।